वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए एक नई कहानी को लेकर आ चुका हूँ। मैं बहुत समय से इसको एक्सप्लेन करने की सोच रहा था पर कभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि तुम लोगों को पसंद आएगी। कहानी कुछ ऐसी है कि अपना हीरो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है पर उसके डिसाइपल उसको धोखा दे देती है। एक ही नहीं बाकी सारी डिसाइपल उसको धोखा दे देती है। उसका इमोर्टल बनने का सपना चूर हो जाता है तो वो खुद को एक्सप्लोर कर लेता है और वो अपने डिसाइपल्स को भी साथ ही ले मरता है। पर अब वो रिवॉर्न हो चुका है अपनी प्यारी सी अर्थ पर जहाँ पर अपोकलिप्स छाया हुआ है, पर यहाँ इसके पास कोई पावर है ही नहीं। वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ही कचरा है, उसके अंदर कोई पावर ही नहीं है। तो अपनी पास्ट लाइफ से कोई आर्टिफैक्ट मंगाने की कोशिश करता है पर उसके पास एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट आ जाता है जिसकी हेल्प से अपना हीरो अब अर्थ पे डिमोनिक कल्टीवेशन शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस कहानी का छोटा सा इंट्रो। चलो अब इसकी पूरी कहानी डिटेल में देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गरजते बादल धधकती बिजलियों के बीच हमारे राइटर की आवाज आती है। डिवाइन कैलेंडर ईयर 3204 नॉर्थर्न डिवाइन रीजन बाय दिस सिटी। इसी शहर में खतरनाक बिजलियां गिर रही हैं और इन्हीं बिजलियों के बीच हमारा एमसी हैंड साइंस बनाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, जब तक मैं इस आखिरी डिवाइन थंडर को ब्लॉक कर लेता हूं तो मेरी इमॉर्टैलिटी के रास्ते में कोई और ऑब्स्टिकल नहीं रह जाएगा। आज के बाद मैं सुबाई ऑफिशियली इमॉर्टैलिटी को अचीव करके लैंड ऑफ इमोर्टल्स में एंटर कर जाऊंगा। सुबाई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बगल में ही उसकी डिसाइपल एक लोटस फ्लावर पे खड़ी है। वो अपने हैंड साइंस बना के कुछ मंत्र पढ़ती है। नर्क की ऊंचाई, आत्मा की अग्नि, रोशनी के वाहक, स्वर्ग और पृथ्वी के सूरज, दिल चीरने वाली तलवार, टेलिस्मैन असेंड हो चुका है। बिना किसी देरी के आपके आदेश का पालन करती है। डिवाइन थंडर टेक्निक। इतना कहते ही इस लड़की के आसपास बहुत ही खतरनाक तलवारें बनने लगती है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही थी और इसको अपना एमसी में नोटिस कर लेता है। और इससे पहले सुबह कुछ रिएक्ट भी कर पाता है, ये लड़की सीधा ही डिवाइन थंडर एंड लाइटनिंग से एमसी के ऊपर हमला कर देती है जिससे सुबह के आसपास बनी शील्ड भी चूर चूर हो जाती है। उसकी शील्ड के टुकड़े जमीन पे गिरते हैं और जमीन भी पूरी चूर चूर हो जाती है। पूरी तरीके से यहाँ तबाही मच जाती है और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाते हैं एमसी अब असेंड करने में फेल हो चुका है, वो अब इमोर्टल नहीं बन सकता। सुबह की डिसाइपल अपने पारदर्शी कपड़ों के साथ एमसी के पास आती है और सीधा उसके गले पर तलवार रख देती है। वो एकदम फॉर्मली अपनी शांत और ठंडी आवाज में कहती है, आपकी ये डिसाइपल लिंग वांग्क्यू मास्टर को सरेंडर करने के लिए कहती है। इस तरह सुबाई अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी असेंशन सेरेमनी को डिस्टर्ब करने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं? वो अपने हाथों में बिजली की पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम खुद के दम पर मुझे कब्जे में कर सकती हो? ये इतना कहता है तभी पीछे से एक लड़की की परछाई अपने दोनों हाथ आगे करके एमसी की तरफ बढ़ती है और सीधा ही सुबाई की छाती के आर पार अपना हाथ कर देती है। इससे सुबाई की भी चीख निकल जाती है। वो पीछे देखता है, वहीं पर ही एक और खूबसूरत सी लड़की होती है और वो कहती है, सिस्टर लिन आप मास्टर को इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकती हो? भले ही मास्टर ने हजारों पाप किए हो, हमें फिर भी उन्हें इस दुनिया से एक डिग्निफाइड मैनर में जाने देना चाहिए। यहाँ सुबाई अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए फिर भी कहता है, भाई तुम मेरे ख्याल से इन पूरे सालों में मैंने तुम्हें कभी भी अनफेयरली ट्रीट नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसे धोखा दे सकते हो। तुम कितने भी हो, चलो अब साथ में चलते हैं। वो अपनी पावर को सीधे ही जमीन में मारता है। पूरी जमीन में एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलती है। दोनों डिसाइपल्स दूर हो जाते हैं। तभी आसमान के बीचों बीच से एक पावरफुल कॉइन सा बनता है और वो कॉइन आके सीधे ही एमसी के ऊपर ही आके गिर जाता है जिससे उसकी भी चीख निकल जाती है। उसकी हिम्मत भी अब जवाब दे जाती है। उसकी बॉडी अभी इसी कॉइन के नीचे दब चुकी थी पर फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटा के इस कॉइन को पहचानते हुए कहता है, क्या फॉलन ट्रेजर कॉपर कॉइन? क्या सुयर भी यही है? फिर वो कॉपर कॉइन गायब हो जाता है और ये धीरे धीरे करके खड़ा होने लगता है और वो अपनी अधमरी आवाज में कहता है, पर अब भी दो मिसिंग क्यों हैं? एल्डेस्ट और फिफ्थ कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? सुयर कहती है कि मास्टर रेसिस्ट मत करो, आपके क्राइम्स इतने ज्यादा हैं कि उन्हें लिस्ट भी नहीं किया जा सकता। आपके इस अंत के लिए सारी गलती आप ही की है, किसी और को ब्लेम मत कीजिए। जो सुन के हमारा घायल सुबाई भी अब थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है और एकदम से बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लग जाती है और वो कहता है, बहुत अच्छे, मेरे क्राइम्स इतने ज्यादा हैं जिन्हें लिस्ट भी नहीं किया जा सकता, तो क्या तुमने मेरे सारे फॉल्स क्राइम्स को भी जोड़ लिया? फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके अंदर से आग निकलने लग जाती है और वो अपने हाथों से कुछ हैंड साइंस बनाते हुए कहता है कि पर तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हो। हाँ,
फिर उसकी बॉडी पूरी आग में जलने लग जाती है और वो कहता है कि भले ही मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, पर चूंकि अब तुम मेरी जिंदगी लेना चाहते हो। तभी सुबाई की बॉडी पूरी तरीके से आग में ही ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। वो आग चारों तरफ ही फैलने लग जाती है। वो आग फैल के एक जाइंट मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और जिसके हाथ में एक पावरफुल स्वॉर्ड भी थी। और ये है एमसी की डिवाइन सोल की ट्रू बॉडी, जिसके अंदर हेवन एंड अर्थ के लॉस हैं। और सुबाई चिल्लाता है, अब तुम सब भी मेरे साथ नर्क में आओ। यहाँ एमसी का ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि इन डिसाइपल्स की खड़े होने में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और ये लोग चिल्लाते हैं, ये तो मास्टर की डिवाइन सोल की ट्रू बॉडी है, वो खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोच रहे हैं, रोको उन्हें जल्दी। सीनियर ब्रदर कहाँ है? उनके पास एक बैकअप प्लान था ना, ये तो उन्होंने जो कहा था उससे पूरी तरह से डिफरेंट है। डैम इट। इस तरफ सुबाई की डिवाइन सोल बॉडी पूरी तरह से बाहर आ चुकी है। वो अपनी तलवार को जमीन पर मारता है, जिसके अंदर से आग चारों तरफ फैलने लग जाती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान में करता है। ये सारी डिसाइपल्स अपने एमसी की तरफ भागने लगती हैं। वो एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मास्टर रुकिए, हम पर दया दिखाइए। यहाँ सुबाई के चेहरे पे अब भी एक स्माइल थी। फिर हमें दिखाते हैं एक जोरदार बूम करके धमाका होता है। चारों तरफ आग ही आग फैलने लग जाती है। ये धमाका इतना ज्यादा ताकतवर था कि ये हजारों लाखों माइल्स दूर तक के एरिया को चारों तरफ राख में बदल देता है। बस इतना ही नहीं, इस धमाके के बाद अब वो पूरा का पूरा प्लेनेट ही खत्म हो चुका था। तभी चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और हमारा सीन चेंज होता है। फिर हमें खिड़की की रोशनी के नीचे एक जवान इंसान को दिखाते हैं। तभी इस इंसान की आंखें एकदम से खुलती हैं। वो उठ के बैठ जाता है और वो सोचता है, क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? वो खिड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, आखिर ये कौन सी जगह है? फिर वो खिड़की खोल के बाहर देखने लगता है। तभी उसे बाहर से बहुत सारे लोग मदद मांगते हुए नजर आते हैं और हमें सामने दिखाते हैं, आज चारों तरफ अपोकलिप्स छाया हुआ है। बहुत सारे इंसानी ज़ॉम्बीज बाकी इंसानों को हंट कर रहे हैं। लोग खुद को बचाने के लिए मदद की आवाजें लगा रहे हैं और अपना एमसी ये सब देख के सोचता है, अपोकलिप्स शुरू हो चुका है, ज़ॉम्बीज पागलों की तरह हंटिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ रीबॉर्न हो चुका हूँ। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए अपनी सिचुएशन समझने लगता है और वो सोचता है, तो आखिर उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? मेरे द्वारा मर के उन्हें क्या ही मिल गया? हाँ चलो जो भी हो, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं बस इसी बॉडी को अपनी पीक कंडीशन के लिए ट्रेन कर सकता हूँ। अब जब ये मास्टर फिर से इमोर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में वापस जाएगा, तब वो ये सुनिश्चित करेगा कि तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाया जाए। हाँ, इन लोगों की भाषा कुछ ज्यादा ही राजा महाराजाओं वाली है, बिल्कुल एंशिएंट वाइब देता ही है। इस वाले एपिसोड में मैं इसको बिल्कुल नॉर्मली जैसा है वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम लोगों को इसमें थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नॉर्मली एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर सुबह आलती पालती बना के एकदम मेडिटेशन वाले पोज में बैठ जाता है और वो अपने हैंड साइंस बनाते हुए सोचता है कि मेरी अभी की स्पिरिचुअल स्टेट इमोर्टल रिलम के बराबर ही है। भले ही मुझे शुरुआत से ही क्यों ना शुरू करना पड़े, पर फिर भी मैं बहुत तेजी से ग्रो करूंगा और मैं इसके बाद। पर तभी इसको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वो एकदम से एक झटके से अपनी आंखें खोलता है और वो एकदम अपने हाथों को चेक करते हुए सोचता है, क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर कहाँ है? मैं उसकी प्रेजेंस को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी के एट्रीब्यूट्स इतने बेकार हैं कि ये उसकी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर सकता? फिर वो खिड़की के बाहर अपना हाथ आगे करता है और हवा में अपना हाथ करते हुए अपने हाथ को एकदम से बंद कर लेता है और वो सोचता है, नहीं, इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। वो खिड़की पे घूंसा मारते हुए सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है? बिना स्पिरिचुअल पावर के तो यहाँ कल्टीवेशन ही पॉसिबल नहीं है। और इसको छोड़ो, यहाँ बिना स्पिरिचुअल पावर के तो सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर हमारा सीन पास ही के एक कमरे में जाता है, जहाँ पर दो लोग एक कमरे में आके तुरंत ही पीछे से दरवाजे को लगा जाते हैं। और ये लड़की बहुत ज्यादा हांफते हुए कहती है कि बाहर तो सब कुछ कितना डरावना है, मैं तो बाहर ऑलमोस्ट मर ही गई थी। तभी इसका बंदा इसको कमर से अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है, तुम चिंता मत करो, आखिर तुम किससे डर रही हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो ये लड़की कहती है, हाँ तुम दिन दहाड़े ऐसे मुझे छू रहे हो, ये कितना ज्यादा अनोइंग है। वो बंदा अब भी घर में होगा, अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो ये बहुत बुरा होगा। तो ये बंदा अपनी शर्ट खोलते हुए अपने सिक्स पैक ऐप दिखाते हुए एकदम खुशी से कहता है, क्या ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा? भले वो हमें देख भी ले, पर फिर भी वो इडियट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी वो बंदा इसके ऊपर ही चढ़ जाता है, पर ये लड़की इसके हाथ में किसी तरीके का मार्क को नोटिस करती है और ये कहती है, हाँ ये तुम्हारे हाथ पे घाव कैसा? तो ये बंदा अपना घाव चेक करते हुए कहता है, हाँ शायद उन पागल सनकी लोगों ने मेरे हाथ पे काट लिया होगा, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर उस लड़की को नीचे गिरा लेता है और वो कहता है कि चलो अब अपना काम को शुरू करते हैं। तो ये लड़की अपने ऊपर ही ऊपर से कहने लग जाती है, नहीं। इस बंदे ने इस लड़की के आधे कपड़े उतारे ही थे, पर तभी एकदम से इसकी बॉडी एकदम से पॉज हो जाती है और ये लड़की भी इसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम रुक क्यों गए? करते रहो ना।
पर इस पे भी इस बंदे का कोई रिएक्शन नहीं होता। पर तभी हमें दिखाते हैं कि इसका मुंह पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज की तरह सड़ने लग जाता है और एकदम से जोर की दहाड़ लगाता है, जिसे देख के लड़की बहुत हैरान हो जाती है। ये बंदा अपनी लाल डरावनी आंखों के साथ सीधे इस लड़की के ऊपर एक दहाड़ के साथ रश कर देता है, पर ये लड़की भी अपने दोनों पैरों से किसी तरह इसको रोक देती है और ये लड़की एक चीख लगाते हुए अपने दोनों पैरों से ज़ॉम्बी को धक्का देकर दूर फेंक देती है और वो चिल्लाती है, दफा हो जाओ यहाँ से, मॉन्स्टर मेरे पास मत आना। और इसकी सारी चीखें अपना एमसी भी सुन लेता है और वो सोचता है, हाँ क्या यहाँ और कोई भी है। फिर एमसी कॉरिडोर से उस कमरे में जाने लगता है जहाँ से इन चीखों की आवाज आ रही थी और वो सोच रहा था कि इस बॉडी की मेमोरी के हिसाब से ये जरूर मेरी गर्लफ्रेंड और उसका लवर होगा। फिर वो गेट का दरवाजा ओपन करने लगता है, तभी वो रुक के थोड़ा सोचने लग जाता है, क्या ये हो सकता है कि इस बंदे को भी मेरी तरह अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। फिर वो बिना किसी रिएक्शन के सीधे दरवाजे को ओपन करता है और वो सामने देखता है वहीं पर ही उसकी गर्लफ्रेंड को एक ज़ॉम्बी बहुत ही बुरी तरीके से जिंदा ही खा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड जोर जोर से चिल्ला रही है। वो लड़की अपने एमसी को देखती है तो चिल्लाती है, सू भाई, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि सू भाई मेरी मदद करो, और वो चीखते हुए चिल्लाती है कि जल्दी करो, ये कमीना मुझे खाने वाला है। पर अपना एमसी तो बिना किसी इमोशंस के बस इसको देखता ही रह जाता है और ये लड़की भी सोचती है क्या सू भाई, पर अब वो ज़ॉम्बी सीधे ही उसकी गर्दन ही खाने लगता है, जिसपे ये लड़की जोर से चिल्लाने लग जाती है, सू भाई कमीने जल्दी और बचा मुझे। पर सू भाई तो बिना किसी इमोशन के दरवाजा ही बंद करने लगता है, जिसपे लड़की सुबह की तरफ हाथ बढ़ाती हुई कहती है, डैम इट, ये तो सोचना भी मत कि तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के खुद यहाँ से भाग सकते हो। सू भाई अगर मैं यहाँ पर घोस्ट भी बन जाती हूँ तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर हमें एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सुबह को दिखाते हैं, जिसने तो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा दरवाजे को लॉक कर दिया होता है और हमें दरवाजे के अंदर से उस लड़की की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही होती हैं। इनको सुनने के बाद भी सुबह यही सोचता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फिर वो एकदम सीरियस होते हुए सोचता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं आज ही यहाँ मारा जाऊंगा। अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना तो दूर की बात है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपना बेस्ट देना होगा, पर ये अब मेरी किस्मत पे डिपेंड करेगा कि क्या मैं अपनी सीएफ कॉन्शियसनेस से अपना कोई मैजिकल ट्रेजर बाहर निकाल पाऊंगा जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। पर इस बॉडी की करंट कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए यहाँ ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे मैं 9 चेंजेस स्पिरिट पैलेट जैसे एडवांस लेवल मैजिक वेपन के बारे में सोच भी सकूं। डैम इट, अब मैं बस रिस्क लेके एक बेस्ट आउटकम के बारे में सोच ही सकता हूँ। और जैसे ही वो आंखें खोलता उसके सामने होता है 10,000 सोल बैनर एकदम शाइनी फॉर्म में, और ये एक लो लेवल मैजिक वेपन। पर इसे देख के एमसी का मूड ही बिगड़ जाता है और वो सोचता है, हाँ, वो एकदम से इसको जमीन पे मारते हुए कहता है, ये क्या बकचोदी है, मेरे जैसे बंदे को एक लो लेवल मैजिक वेपन देने का क्या ही मतलब बनता है। अगर तुम्हारे पास 9 चेंजेस सोल पैलेट नहीं है तो क्या तुम एटलीस्ट मेरी स्किन बचाने के लिए गॉड ट्रेजर आर्मर नहीं दे सकते। पर तभी उसके आसपास के स्पेस में क्रैक्स आने लग जाते हैं और वहां से एक नोटिफिकेशन वाली आवाज आती है, ऐसा डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने एक मैजिक वेपन को हासिल किया है 10,000 सोल बैनर। अब होस्ट को 10,000 सोल बैनर सिस्टम से बाइंड किया जा रहा है। तभी सुबह के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि अभी तुम्हारे सिस्टम का लेवल बस 1 है, जिसमें बस वो 10 सोल्स को ही जोड़ सकता है। अगर तुम्हें लेवल 2 पर पहुंचना है तो तुम्हें एक एलिमेंट्री म्यूटेंट को हंट करना पड़ेगा। एमसी अपने सामने ये नोटिफिकेशन देख के सोचता है, क्या 10,000 सोल बैनर सिस्टम इस तरह के लो लेवल मैजिक वेपन में भी ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है। पर जहां तक मुझे याद है कि इस तरह के मैजिक वेपन में बस सोल को कलेक्ट करने का ही फंक्शन होता है, ये इसके अलावा और कुछ क्या ही कर सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि 10,000 सोल बैनर ये मरे हुए लोगों की सोल को कलेक्ट करता है और उनकी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करके होस्ट को खिला देता है। ये 10,000 सोल बैनर जितना हाई लेवल का होगा उतनी हाई लेवल की सोल को कलेक्ट कर पाएगा और उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होस्ट को रिटर्न करेगा। फिर एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, रिमाइंडर, एक मरे हुए इंसान की सोल 5 मिनट में उसकी बॉडी छोड़ के गायब हो जाती है, तो उन सोल्स को कलेक्ट नहीं किया जा सकता। पर अपना एमसी को ये पहले से ही पता था और वो यहाँ 32 दिखाते हुए सोचता है, यस, मुझे एक तरीका मिल गया जिससे मैं सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से तो बाहर की इस दुनिया में हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर का होना ना होना एक ही बराबर है। बाहर ज़ॉम्बीज से भरी हुई गलियों को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पिरिचुअल पावर के लिए मटेरियल्स की कभी शॉर्टेज होने वाली है। तभी एमसी के घर के बाहर दरवाजे पे बहुत जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं और एमसी ये आवाज सुन के ही समझ जाता है कि ये कौन है। जी हाँ, ये एमसी की गर्लफ्रेंड और उसका लवर ही है, जो कि अब दोनों ही ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अपना एमसी अपने गुस्सैल लुक के साथ इन लोगों को देखता है और वो अपना सोल बैनर बाहर निकालते हुए कहता है, चलो अब मुझे तुम्हारी दूसरी दुनिया में पहुंचने के लिए मदद करने दो। वो गुस्से में अपना सोल बैनर से एम करता है और एक ही हमले में वो सोल बैनर को दोनों ही लोगों के आर पार कर देता है और एक ही हमले में ये दोनों ही मारे जाते
जाते हैं। फिर अपना एमसी हाथों से एक इशारा करता है जिससे इस बैनर के अंदर से कुछ डार्क पावर सी निकलने लगती है। आसपास कमरे में बिना किसी हवा के ये सोल बैनर के स्ट्रिंग्स उड़ने लग जाते हैं और ये स्ट्रिंग्स इन दोनों की सोल को एब्सॉर्ब कर जाते हैं। फिर सुबह इनके मुंह से अपना सोल बैनर बाहर निकालता है और उसे अपने कंधे पे रखते हुए कहता है, हाँ, फालतू में इतना शोर मचा रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई आसान शिकार हूँ? तभी उसका सोल बैनर उसके हाथ से निकल के आसमान में उड़ने लग जाता है। एमसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और तभी उस बैनर ने इन दोनों की सोल को एब्सॉर्ब करके इनको स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था और ये स्पिरिचुअल पावर सीधे एमसी की तरफ जा रही थी जिसे वो भी आराम से एब्सॉर्ब करने लगता है। फिर वो एकदम से एक चीख के साथ अपनी आंख को ओपन करता है और तभी वो सोल बैनर को अपने सामने देखता है, जिसे देख के वो सोचता है, हाँ, एक ब्रेक थ्रू। फिर वो खुशी से अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करने लगता है, पर तभी एक नोटिफिकेशन में उसका स्टेटस दिखाया जाता है जहां पर वो अभी स्पिरिचुअल सी रिलम में है। उसका 10,000 सोल बैनर अभी लेवल 1 पर ही है और अभी के लिए वो सिर्फ 2 सोल्स को ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अभी इस एपिसोड को अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है। और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि 1 घंटे का एपिसोड लाओ, क्योंकि ये सीरीज अभी अभी शुरू हुई है तो इतने चैप्टर्स अभी है ही नहीं। अभी के लिए मुश्किल से 4 से 5 चैप्टर्स ही आए हैं। अगर तुम्हारा अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और मैं सही बता रहा हूँ, अभी के लिए सुबह की जितनी पावर दिखाई गई है उसकी ट्रू पावर से तो बहुत ही ज्यादा कम है और आगे चल के कैसे वो इतना पावरफुल नेक्रोमेंसर बनने वाला है वो तो तुम्हें फ्यूचर में ही पता चलेगा। पर वो फ्यूचर तो तभी आएगा जब तुम इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में इतना अच्छा सपोर्ट दिखाओ और मैं लेता हूँ नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय।